इससे पहले हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि यूरोप में कैसे हलचल मची, कैसे यूरोप में नेशंस बने। लेकिन अब देखने वाले हैं कि किस कारण से यूरोप में ऐसा कुछ हो रहा था। ठीक है, तो नेशन जो लिबर्टीज़ थे और नेशनलिज्म थे, वो अपने नेशन के प्रति एक क्या भावना, जो लोगों के मन में कॉमन भावना कैसे लाना चाहते थे या कैसे लाने में सक्सेसफुल हुए। तो उन्होंने एक नेशन को कुछ अलग से ही विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया, मतलब कि एक पर्सन को, अपने नेशन को एक पर्सन का दर्जा दिया, जिसको वो एल्गोरी कहते थे। वो लेकिन रियल लाइफ में कोई भी ऐसा फीमेल एल्गोरी प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन वो इमेजिन करते थे कि हाँ ऐसा कोई, और कि अपने नेशन को उस टाइप से फीमेल एल्गोरी को देख के मानते थे कि हमारा नेशन ऐसा ही होगा। तो फ्रांस में जो थी, फ्रांस की एल्गोरी थी, उसका नाम था मारिनी। ठीक है, मारियानी। और फिर आप अपनी स्क्रीन पे उसको देख सकते हो। और उसके बाद जो आई जर्मन में, उसका नाम था जर्मनिया, जर्मन से जर्मनिया। और फिर ऐसे ही अलग अलग अपने, हमारे जैसे कि हमारी कंट्री में, भारत में भारत माता, तो अलग अलग कंट्री में अपनी एक एल्गोरी उन्होंने लोकेट किया। तो उन्होंने पता है इसमें क्या क्या, कि इसको लाने के बाद उनका क्या एम था या वो क्या करना चाहते थे। उन्होंने अपने कॉइन्स में भी इन्हीं के स्टैम्प्स लगाने स्टार्ट कर दिए कि हाँ कॉइन्स में भी ये रहेंगे, जैसे कि नेशनलिज्म के उनके मन में ये रहने लगा कि हाँ इनको रखने में थोड़ा सा लोगों के मन में कॉमन आइडिया का भाव आएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रोकन चेन को, जैसे कि टूटे हुए चेन को ऐसे दिखाया कि ताकि वो फ्रीडम है, जैसे कि उनके अंदर ही इसको यूज़ किया गया, इनके स्टैचूज़ के अंदर, जिसकी ब्रोकन चेन का सिंबल था कि फ्रीडम। उन्होंने बीस्ट प्लेट ईगल का यूज़ किया, जो कि उनको स्ट्रेंथ देता था। उन्होंने कॉक ओक ट्रीज़ का यूज़ किया, लीव्स का यूज़ किया, जो उनको देखिए हीरोइज्म का, उनके जो सर पे मुकुट था वो कॉक लीव्स का था, जो उनको हीरोइज्म का सिंबल था। जो उनकी तलवार थी वो उनको बोलती थी कि हम रेडी है फाइट के लिए, लेकिन हम चाहते हैं पीस। तो पीस, उसी तलवार में एक ऑलिव ब्रांच भी लगाया गया था, ताकि वो ये दिखाते थे कि हाँ हम अभी भी चाहते हैं पीस। फिर उनकी 3 कलर्स थे, ब्लैक, रेड, गोल्ड। ये सारे 3 कलर्स प्रेजेंट थी उस टाइम, जो कि उनको नेशनलिस्ट में, उनकी जो रिबल नेशनलिस्ट को कॉमन आइडिया के लिए बहुत हेल्प करती थी। 1848 में वो प्रेजेंट था, लेकिन उसके बाद ड्यूकेस के द्वारा वो बैन हो गया। फिर उन्होंने एक राइज ऑफ सन दिखाया गया, जिसके द्वारा वो जो है एक न्यू सीज़न, न्यू टाइम के शुरुआत का। इसमें एक पॉपुलरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्कन रीजन के मतलब बल्कन रीजन होता क्या है। पहली बात तो ये समझ लो कि बल्कन क्या है। तो बल्कन कोई एक पार्ट है। बल्कन रीजन कुछ ऐसा खास नहीं था, वो एक छोटा सा एरिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूरोपियन के लिए, यूरोपियन उससे जो 1871 के बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी इशू बन गई बल्कन रीजन। ठीक है, पहली बात समझ लो क्या क्या होता था उसमें या क्या क्या हुआ। ये जो बल्कन रीजन था वो लगभग बहुत सारी छोटे छोटे कंट्रीज़ को मिला के एक बड़ा सा रीजन बना था, जिसमें आप देख सकते हो कि रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोटिया और बोस्निया हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो, इन सारे रीजन को मिला के एक छोटा सा पार्ट मतलब बल्कन रीजन बना था। और इसमें ये जो रीजन था, ये सारा रीजन ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, मतलब ऑटोमन एम्पायर इसके ऊपर रूल करता था। ठीक है, तो ये जो एरियाज था इसको, इन सारे कंट्रीज़ को उस टाइम स्लेव्स कहा जाता था। स्लेव्स वो बना नहीं जो दूसरे के उधर काम करते हैं, स्लेव्स की सिर्फ नाम दिया गया था कि हाँ ये हैं लोग। लेकिन जो वो धीरे धीरे जैसे यूरोप में चेंजेस आने लगे कि हाँ सारी कंट्रीज़ एक इंडिपेंडेंट होने लगी, तो वो खुद भी ये सोच रहे थे हम भी इंडिपेंडेंट हो। तो उन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री को देख के, मतलब कि उन्होंने पास्ट के हिसाब से उन्होंने बोला कि हम
पास्ट में इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ऑटोमन एम्पायर हमें अपने अंडर में रखता है। तो इसीलिए वो अलग होते गए, छोटे छोटे हर पार्ट अलग होता गया। जब वो पूरे पार्ट, ये जो पूरी बल्कन रीजन में जितने भी पार्ट रहते थे, वो सारे पार्ट जब ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए, तो उन्होंने सोचा कि हम एक अपना खुद का कंट्री बनाएं। तो खुद का कंट्री बनाने के लिए सारे झगड़ने लगे, उनके जो लीडर्स थे झगड़ने लगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिले, ताकि हमारा जो नेशन हो वो थोड़ा सा बड़ा। ऐसे उनके झगड़ा करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत देखिए इशू बन गए। बहुत धीरे धीरे ना क्या हुआ कि दूसरे पावरफुल कंट्रीज़, जो यूरोप के उस टाइम पावरफुल कंट्रीज़ तो आपको पता ही होंगे, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारे लोग भी अटैक करने लगे कि हमें भी पार्ट चाहिए, ताकि हम भी अपने रीजन को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। ये एक रीज़न बना कि वर्ल्ड वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी के कारण हुआ था। मतलब कि ये एक ऐसा इशू था, क्योंकि ना कोई भी वॉर होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उस रीज़न में से एक रीज़न ये बल्कन रीजन का भी था। ठीक है, फिर आपने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, तो इम्पेरियलिज्म क्या था? इम्पेरियलिज्म का था। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी पोर्शन, कोई भी एरिया मिलिट्री के अंडर में हो। ठीक है, जब ये सारे कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तब बहुत सारे, जैसे कि 1914, ये आपको डेट याद होगा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर में बहुत सारे नेशंस, जैसे कि इंग्लैंड के अंडर में लगभग पूरा वर्ल्ड उस टाइम था। ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट उसको बोला जाता था, उनके अंडर में तो ये बहुत सारे कंट्रीज़ अंडर में थे। और वही 1914 के बाद धीरे धीरे आज़ाद होने लगे, जिसमें से हमारा नाम भी एक आता है कि हम 1914 के बाद ही धीरे धीरे आज़ाद होते 1947 में आज़ाद हो गए। मतलब धीरे धीरे हमने अपना वो करते गए, काम करते गए। तो इसी के कारण देखिए, ये सारे वर्ल्ड वॉर्स होने के कारण, जैसे कि इन्हीं के कारण हम बहुत सारे नेशंस, इनको बहुत सारे प्रॉफिट हुआ, वो भी आज़ाद होते गए। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज बहुत ज़्यादा था, उसने हर जगह पे कब्जा करके रखा था। ठीक है, ये याद रखना। और फिर यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।